हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। सॉरी दोस्तों, सब्जेक्ट है आपका EIM और ये इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, ये दो टाइप के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे CT-PT भी बोलते हैं। और ये हर बार आता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा भी है, ठीक है। तो 5 नंबर में आता ही आता है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है। तो जाइए देख लेते क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग अमीटर तथा वोल्ट मीटर की रेंज यानी परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करंट ट्रांसफार्मर CT का उपयोग किया जाता है तथा वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT का उपयोग किया जाता है। CT तथा PT, सॉरी दोस्तों, ठीक है, CT तथा PT को सम्मिलित रूप से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी उपयंत्र परिणाम मित्र कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप यानी ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, ठीक है, उच्चाई जिसे कहते हैं। इसमें इसके प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है तथा द्वितीयक कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक होती है। बस इतना ही लिखना है, उसके बाद डायग्राम, ठीक। तो ये रहा आपका सप्लाई लाइन, ये प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी कॉइल, और ये आपका अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक लाइन और लिखना है दोस्तों, लिख लीजिए। CT की प्राथमिकता कुंडली को लोड के समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है, तथा CT के द्वितीयक कुंडली से अमीटर को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का परिपथ आरेख देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। हेडिंग भी डाल लीजिए यही। तो इधर आपका इस तरह डायग्राम बनेगा, ठीक है, परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम। तो आप बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता भी देता हूँ। ये आपका पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इंडक्टेंस है, ये आपकी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये आपका दूसरा इसमें कॉइल लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये VP आपका वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है। ये आपका इधर दूसरी कॉइल लगी हुई है, ठीक है, सेम इधर तरह। ये आपका, ठीक है, RS XS और IS इधर लिखा हुआ है, ठीक है, करंट है आपका। और ये आपका वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है और की कॉइल लगी हुई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। तो जो जो लिखे हुए हैं सिंबल्स, उनके मतलब क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं वो आपको चलिए दिखा देते हैं। उपयुक्त सर्किट डायग्राम में RP बराबर प्राथमिक कुंडली प्रतिरोध है, ठीक है। XP बराबर क्या है, प्राथमिक कुंडली प्रेरकत्व। VP क्या है, सप्लाई वोल्टेज। IP क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट, ठीक है। X0 क्या है, एग्जिस्टिंग करंट उत्तेजना धारा। और EP क्या है, इंड्यूस्ड प्राइमरी EMF, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ES क्या है आपका, इंड्यूस सेकेंडरी EMF। IS क्या है आपका, सेकेंडरी कॉइल करंट। RS सेकेंडरी कॉइल रेजिस्टेंस। और XS सेकेंडरी कॉइल इंडक्टेंस। और RE एक्सटर्नल अमीटर बर्डन रेजिस्टेंस। और XE इधर आपका एक्सटर्नल इंडक्शन अमीटर बर्डन, ठीक है। तो आपका VS है वोल्टेज अक्रॉस अमीटर, ठीक है। आपका इसमें फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम बना लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है फेजर डायग्राम, इसमें ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों मैं इसको हॉरिजेंटली दिखा दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इधर से देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका EP है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एक लिखा हुआ है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। एक इधर से एक इधर, ये I0 है आपका। ये तीनों जहाँ पे मिलेंगे IP होगा, ठीक है। इधर से इधर हम साइड जाएंगे तो IM ये आपका है, ठीक है। ये आपका फाई है,
ठीक। फिर इसके बाद दूसरी साइड में आएंगे हम, तो इधर आपका ये है डेल्टा, ठीक है, और ये आपका ट्रायंगल। तो ये आपका इधर दोस्तों वी एस है, ठीक है, ये आई आर एस है, ठीक है, आई एस एक्स एस है, और ये ई एस है, ठीक है, ये पॉइंट इससे मिल रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट इधर आई एस, ठीक। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात, अगर एग्ज़ाम में सीटीपीटी की परिभाषा पूछता है तो सिर्फ परिभाषा ही दीजिएगा और एक्स्ट्रा रेशियो वगैरह मत दीजिएगा। अगर रेशियो वगैरह डिटेल में पूछता है तब आप लिख के आइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर, ठीक है। वास्तविक वास्तविक प्राइमरी फेज़र तथा वास्तविक एक्चुअल सेकेंडरी फेज़र के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा पूछ लेता है। फॉर करंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, करंट आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी टी डॉट आर, ठीक है, आई पी एक्चुअल है और आई एस आपका एक्चुअल है, दोनों को अनुपात ही आपका क्या कह रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फिर नीचे एक फार्मूला लिख लेंगे, आर बराबर फॉर अबव फेज़र आर बराबर एन प्लस आई ई कॉस डेल्टा प्लस आई एम साइन डेल्टा अपॉन आई एस, ठीक। बंद कर देंगे इसको। फिर नॉमिनल रेशियो एन देख लेते हैं, ठीक। रेटेड प्राइमरी फेज़र तथा रेटेड सेकेंडरी फेज़र के अनुपात को नॉमिनल रेशियो एन कहते हैं, ठीक है। फार्मूले से ही आपकी डेफिनेशन बन जा रही, तो आपको फार्मूला याद रखिए, डेफिनेशन खुद पे खुद लिख लेंगे। तो नॉमिनल रेशियो एन बराबर आई पी अपॉन आई एस, रेटेड हैं दोनों, ठीक है। तो दोस्तों इसी में आगे फेज़ एंगल देख लेते हैं, यानी थीटा क्या होता है। जब सेकेंडरी कॉइल की करंट को विपरीत करके प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है तो इस समय प्राइमरी करंट तथा सेकेंडरी करंट के बीच बनने वाले कोण को फेज एंगल कहते हैं। ये पूछा नहीं जाता, फिर भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका थीटा बराबर हो जाएगा इक्वल 180/5, ब्रैकेट में आप लिखेंगे आई एम कॉस डेल्टा माइनस आई सी साइन डेल्टा अपॉन एन आई एस, ठीक है। ये रेडियन आपका वो हो गया यूनिट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और बढ़ते आगे। तो वर्किंग देख लेते हैं। जब करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को मापी जाने वाली लोड धारा के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसके कारण करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से लिंक होकर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। चूंकि करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कॉइल, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल से n गुना अधिक होती है, अतः सेकेंडरी में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ भी प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ से n गुना अधिक होता है, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली धारा n गुना कम हो जाती है और इस करंट को अमीटर को प्रदान करके लोड करंट मापी जाती है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी में हम सेकंड पार्ट देखेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे कहते हैं पीटी, ठीक है। देख लेते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किसी सर्किट के ब्रांच में हाई वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका उपयोग करके वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाई जाती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी को लोड के समांतर में लगाते हैं, अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल लोड के साथ समांतर में जुड़ी होती है तथा सेकेंडरी कॉइल तथा वोल्ट मीटर में लगाया जाता है। आपका सेकेंडरी कॉइल और वोल्ट मीटर में लगाया जाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम ज़्यादा टफ नहीं है। ये प्राइमरी कॉइल हो गया आपका, ये सप्लाई लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका
सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक है, ये लोड हो गया और ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं आप। और ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये पूरा डॉटेड। पिछले वाले में सिटी में भी ऐसा ही था, वो मैं बताना भूल गया था, तो आप लोग समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम तथा फेजर डायग्राम करंट ट्रांसफार्मर के समान ही होता है, ठीक है। अगर आपने करंट ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम अच्छे से देखा है तो आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में भी वही सेम टू सेम बना सकते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, वो हमने सीटी का देखा था, ये पीटी का है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर NS/NP बराबर ES/EP बराबर VS/VP बराबर IP/IS। तो यहाँ पे आपको NS/NP का मतलब समझ ही आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा आगे चलते हैं, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ES क्या है आपका, इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी करंट, ठीक है। VS अप्लाइड वोल्टेज इन सेकेंडरी और NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फेज एंगल इसका लिख लीजिए। फेज एंगल थीटा बराबर क्या होता है, IS/VS, ठीक है, ब्रैकेट में XS cos माइनस RS sin S, ठीक। ये प्लस, इसी के आगे आप प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी रजिस्टर में तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो प्लस करके लिखेंगे ब्रैकेट में I, ठीक है, EXP माइनस INXP अपॉन NVS, ठीक। ये आपका फेज एंगल का फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एरर इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम पढ़ रहे हैं उसके दो पार्ट होते हैं, सीटी पीटी, उसमें कुछ एरर भी तो होंगे, तो एरर देख लेते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, ये एरर इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के एरर होते हैं, ठीक है। पहला रेशियो एरर, दूसरा फेज एंगल रेशियो। तो पहले हेडिंग रेशियो एरर डाल लीजिए और ये देख लीजिए। तो रेशियो एरर में आप परसेंट ऑफ रेशियो एरर लिखेंगे, फिर इक्वल में आगे नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन एक्चुअल रेशियो इंटू 100, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा फेज एंगल एरर, ठीक है। फेज एंगल एरर क्या होता है, सीटी तथा पीटी में फेज एंगल एरर अलग अलग होती है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में होने वाली फेज एंगल एरर डेल्टा के कारण होती है क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है। तो थीटा बराबर 180 पाई अपॉन IM/P, ठीक है। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, सॉरी दिखा नहीं आपको, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, थीटा बराबर 180 पाई अपॉन IM/P, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका वर्किंग देख लेते हैं और ये हमारा टॉपिक एंड, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को लोड के साथ समांतर में जोड़ा जाता है तो इसमें लोड वोल्टेज के समानुपाती वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। इस वोल्टेज के कारण उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स के कारण सेकेंडरी कॉइल से जुड़ जाती है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल की तुलना में 1/n यानी 1/n गुना होती है, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में भी 1/n गुना EMF, ठीक है, दिखा नहीं, EMF उत्पन्न होता है। इस EMF को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में लगे वोल्ट मीटर से मापकर लोड वोल्टेज ज्ञात किया जाता है। तो ये आपका CT/PT टॉपिक एंड हुआ और ये इम्पॉर्टेंट है, आता ज़रूर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही दोस्तों, और ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।